हेलो बच्चों, कैसे हैं आप लोग। तो आज हम फिर से आ चुके हैं आपके आईआईटी जेम का बायोटेक्नोलॉजी का केमिस्ट्री पार्ट का रिवीजन समरी लेकर के। ठीक है, मेरा नाम है विपिन शर्मा और मैं आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट का एक्सपर्ट हूँ। ठीक है बच्चों, तो देखिए आज हम रिवीजन के अंदर एक बहुत ही प्यारा टॉपिक पढ़ने वाले हैं। क्या है मैं आपको बता देता हूँ, और वो टॉपिक है, आपने गैसियस स्टेट तो सुना ही होगा, चैप्टर का नेम। गैसियस स्टेट के अंदर एक टॉपिक आता है जिसे बोलते हैं हम के टी जी, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनते हैं और इनके क्वेश्चंस फ्रिक्वेंटली देखे गए हैं। ठीक है, तो पहला टॉपिक जो है वो तो केटीजी है। एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ क्वेश्चंस क्या है, तो 1 और 2, और कभी कभी 2 भी देखने को मिले हैं ना। एक पेपर ऐसा भी है जिसमें 2 देखने को मिले हैं, और जनरली 1 तो आने के चांसेस रहते ही। एक्सपेक्टेड मार्क्स क्या है, 1 और 2। ठीक है, और डिफिकल्टी लेवल इजी टू मॉडरेट, मतलब कि डिफिकल्टी लेवल में कोई ज्यादा टफनेस नहीं होगी, मॉडरेट लेवल का ही आएगा, मैक्स टू मैक्स टफनेस लेवल नहीं। चलिए, उसके बाद इंपॉर्टेंट टॉपिक में फर्स्ट तो हो गया आपका केटीजी, और सेकंड इसमें आ जाएगा एवरेज एवरेज काइनेटिक एनर्जी। तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी पे भी क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है भाई, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, वाइब्रेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गया, तो उससे जो काइनेटिक एनर्जी जनरेट हो रही है उस पे बेस्ड क्वेश्चन, और 1 और 2 क्वेश्चन। ठीक है, अगेन एक्सपेक्टेड मार्क्स में 1 और 2, और लेवल क्या है, तो इजी टू मॉडरेट लेवल। ठीक है, तो ये सारी बातें रहती हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं हम इसको बिना किसी देरी के। ठीक है, चलिए तो यहां हम लिख लेते हैं फर्स्ट, सबसे पहला आपका टॉपिक जो है वो है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। अब काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस को हम इन शॉर्ट केटीजी भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं, काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, इसको हम इन शॉर्ट के टी जी भी बोलते हैं। ठीक है, चलिए तो अब इनके पहले तो हमको मेन मेन अजम्पशंस देखने होंगे क्या क्या। ठीक है, जैसे कि फर्स्ट अजम्पशन, सबसे पहला अजम्पशन क्या है, देखिए जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, एक कंटेनर के अंदर आपने एक गैस फिल कर रखी। ठीक है, बेसिकली ये आइडियल गैस के लिए है ये थ्योरी, आपको ध्यान रखना है। थ्योरी किसके लिए, आइडियल गैस के लिए। आइडियल गैस मतलब कि जिसका रियली में कोई एग्जिस्टेंस नहीं है। आपके लाइफ में भी आपका कोई आइडियल है जिसको आप आइडियल मानते हैं, आप कभी भी उसको अप्रोच नहीं कर पाते, बस आप उसको बनने की कोशिश करते हैं उसके उसकी तरह, है ना। चलिए, तो ये कंटेनर है, कंटेनर में ये आपने इस तरह से आपने टाइनी टाइनी पार्टिकल आपने ये गैस के दिखा दिए। तो ये क्या है, गैस पार्टिकल, गैस के पार्टिकल्स। तो जो भी आइडियल गैस होती है, उस आइडियल गैस में उसके पार्टिकल्स काफी टाइनी होते हैं, छोटे छोटे पॉइंट पार्टिकल होते हैं। क्या होते हैं, इनको हम बोलते हैं पॉइंट पार्टिकल। ये पहला अजम्पशन है, पॉइंट पार्टिकल, पॉइंट पार्टिकल। ठीक है, और इन पॉइंट पार्टिकल को ही क्या बोला जाता है, गैसियस मॉलिक्यूल। क्या बोला जाता है, गैसियस मॉलिक्यूल। ठीक है, तो ये पहला अजम्पशन है, पहला पॉइंट है कि आइडियल गैस के लिए है और छोटे छोटे टाइनी पार्टिकल्स हैं, और इन टाइनी पार्टिकल्स को क्या बोला गया, गैसियस मॉलिक्यूल बोला गया। ठीक है, चलिए दूसरे पॉइंट की बात करते हैं। इसमें दूसरा पॉइंट है ना, दूसरा पॉइंट ये कि आप ये देख सकते हैं यहाँ पे कि टाइनी पार्टिकल बहुत छोटे हैं। वैसे तो यहाँ पे तो आपको फिर भी डॉट डॉट दिखाई दे रहे हैं, इन रियलिटी केटीजी की थ्योरी में ये माना गया है, ये हाइपोथेसिस है इसके अंदर, कि जो टाइनी पार्टिकल है इतने ज्यादा टाइनी है, इतने ज्यादा छोटे हैं कि आप इनका वॉल्यूम एज कंपेयर टू कंटेनर बिल्कुल नेग्लिजिबल कंसिडर करते हैं। तो वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल्स, बेसिकली पार्टिकल मतलब क्या, गैसियस मॉलिक्यूल है ना, आर नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल एज कंपेयर टू, एज कंपेयर टू
कंटेनर वॉल्यूम, ठीक है। तो एज कंपेयर टू कंटेनर वॉल्यूम, तो एज कंपेयर टू कंटेनर, एज कंपेयर टू कंटेनर वॉल्यूम, ठीक है। कंटेनर के वॉल्यूम के कंपेयर में जो पार्टिकल है इतने ज्यादा छोटे हैं कि इनका वॉल्यूम क्या होता है, नेग्लिजिबल, ठीक है। थर्ड पॉइंट इसमें ये जो ध्यान रखने वाले, तो हम एक काम कर सकते हैं, सेकंड पॉइंट को हम ऐसा भी लिख लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ पार्टिकल इज नियरली जीरो, ठीक है, जीरो ही होता है, अप्रोक्सीमेटली जीरो। चलिए थर्ड पॉइंट की बात करें, थर्ड पॉइंट क्या, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन पार्टिकल के बीच में बिल्कुल जीरो होता है। तो इंटर molecular force of attraction क्या होता है पार्टिकल्स के बीच में, नेग्लिजिबल, नेग्लिजिबल, ठीक है। उनके बीच में किसी तरह का कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं होता है। इसको ऐसे समझिए आप कि जैसे मान लीजिए एक कंटेनर है, ठीक है, उस कंटेनर में अगेन वही गैस के पार्टिकल्स ये आपने दिखा रखे, तो ये गैस के पार्टिकल एक दूसरे के साथ में किसी तरह का कोई अट्रैक्शन फोर्स नहीं दिखाते। इसका मतलब मान लीजिए ये पार्टिकल है, अगर ये जा करके हिट कर रहा है इस वॉल के साथ, ये वॉल दे रखी है आपको, वॉल के साथ में अगर ये हिट कर रहा है तो ये अपनी फुल फोर्स के साथ में हिट करेगा, पूरी क्षमता पूरी कैपेसिटी के साथ में ये वॉल पे जाकर के हिट करेगा, क्योंकि पीछे से इसको अट्रैक्ट करने वाला कोई बंदा प्रेजेंट नहीं है, कोई पार्टिकल नहीं है, क्योंकि हमने क्या बोला, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो वो क्या है, नेग्लिजिबल। तो यहाँ पे फुल फोर्स के साथ में प्रेशर एक्सर्ट करेगा इस वॉल पे, ठीक है। ये तीसरा अजम्पशन है जो कि आपको ध्यान रखना है, ठीक है। उसके बाद और क्या इसमें, उसके बाद उसमें और चीजें जो इंपॉर्टेंट है वो ये है, आप जितने भी न्यूटन लॉज है ना, न्यूटन है ना, मैं इसको सही लिख लेता हूँ, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन, ठीक है, न्यूटन लॉ ऑफ मोशन। चलिए इसको हम एक बार फिर से लिख लेते हैं। चलिए तो आप ये जितने भी पार्टिकल्स की बात कर रहे हो ना, तो आइडियल गैस के पार्टिकल पे आप न्यूटन लॉ ऑफ मोशन अप्लाई कर सकते हैं। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन एप्लीकेबल होता है इनके लिए, एप्लीकेबल, एप्लीकेबल मतलब कि न्यूटन लॉ ऑफ मोशन क्या, कि भाई आपको बताइए लॉ ऑफ इनर्शिया होता है, फर्स्ट लॉ क्या होता है, लॉ ऑफ इनर्शिया, मतलब कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट अगर किसी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मोशन की मूवमेंट की सिचुएशन में तो वो मूवमेंट ही करता रहेगा, और अगर कोई कांस्टेंट है रुका हुआ तो वो रुका हुआ ही रहेगा, है ना। तो लॉ ऑफ इनर्शिया। दूसरा आपने पढ़ रखा है कि जो फोर्स अप्लाई होता है किसी पार्टिकल पे वो उसके एक्सेलरेशन के प्रोपोर्शनल में होता है, एक्सेलरेशन जो होगा वो उसके अंदर फोर्स प्रोड्यूस करेगा, तो एफ बराबर एम आप बोलते हो सेकंड लॉ। और थर्ड लॉ में आप क्या बोलते हो, है ना, थर्ड लॉ में आप बोलते हो कि जिसको बोलते हैं ना हिंदी में क्रिया प्रतिक्रिया का नियम, मतलब जो एक्शन होगा उसके अपोजिट इक्वल है ना, इक्वली और अपोजिट डायरेक्शन में क्या रिएक्शन मिलता है, ठीक है। तो तीनों लॉ जो है वो एप्लीकेबल हैं किस पर, ये जो गैसियस पार्टिकल है उन पर। नंबर फिफ्थ इसमें आप ये लगाओगे कि आप मतलब कि जो साइंटिस्ट लोगों ने जो बता रखा है कि हम आइडियल गैस के पार्टिकल पे ग्रेविटी का इफेक्ट कंसीडर नहीं करते, ग्रेविटी का जो इफेक्ट है ये नहीं लगता है, क्रॉस, है ना, ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता इस पे। अब देखो ग्रेविटी का इफेक्ट क्या है मैं आपको बताता हूँ। ठीक है, मैं अभी यहाँ पे सिचुएटेड है ना, इस फर्श पे मैं बैठा हुआ, इस प्लेन पे मैं आराम से इजीली बैठा, क्यों, क्योंकि अर्थ का जो है ग्रेविटेशनल फोर्स मुझ पे बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग है, तो ग्रेविटी का इफेक्ट है मुझ पे, है ना। लेकिन जो आइडियल गैस के पार्टिकल्स होते हैं ना, जैसे आइडियल गैस को आपने ये एक चैम्बर में ले रखा है, तो ये पार्टिकल चलिए मान लेते हैं दो पार्टिकल। अब मान लो कोई ये वाला पार्टिकल ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, तो ये ऊपर की तरफ ही मूव करता जाएगा। मान लो अगर इस पार्टिकल पे ग्रेविटी का अगर अफेक्ट होता तो क्या होता, भाई ये मूव करता जाता और धीरे 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 ग्रेविटी के अफेक्ट में आकर के नीचे जाकर के सेटल हो जाता, भाई कांस्टेंट स्टेबल हो जाता है ये नीचे सरफेस पे जाकर। बट ऐसा नहीं होता है, अगर ये पार्टिकल ऊपर की तरफ मोशन कर रहा है तो कॉन्स्टेंटली ऊपर की तरफ ही मोशन करता रहेगा, इस पे ग्रेविटी का इफेक्ट नहीं होता है। क्योंकि अगर ग्रेविटी का इफेक्ट होता है इस पार्टिकल पे तो ये ऊपर की तरफ मोशन करता, लेकिन कुछ टाइम बाद ये मोशन करते करते करते
कहाँ आकर के सेटल हो जाता है, नीचे अर्थ पे आकर के सेटल होता है, या इस कंटेनर की सरफेस पे आकर के सेटल हो जाता है ना। तो ऐसा नहीं होता है, जिस डायरेक्शन में मोशन कर रहा है उस डायरेक्शन में कॉन्स्टेंटली ये उसी अप डायरेक्शन में जा रहा है तो अप डायरेक्शन में चलता रहेगा, डाउन डायरेक्शन में जा रहा है तो डाउन चलता रहेगा, स्ट्रेट जा रहा है तो स्ट्रेट ही चलता रहेगा। जैसे मान लो आप कोई भी प्रोजेक्टाइल की बात करते हो, आप पत्थर फेंकते हो तो पत्थर फेंकते हो तो एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाने के बाद में वो नीचे सरफेस पे गिर जाता है, तो क्यों? क्योंकि उस पर ग्रेविटी का इफेक्ट होता है। तो ग्रेविटी का इफेक्ट यहाँ पे नहीं लगता है आइडियल गैस के पार्टिकल पे, ठीक है। चलिए, और इसमें एक सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या मैं बता देता हूं आपको। आइडियल गैस के लिए जो एवरेज काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है, उसका फॉर्मूला जो लगता है वो F/2kT लगता है, ठीक है। तो ये कहां से आता है, तो ये प्रैक्टिकली ये डिटरमाइन है ये फॉर्मूला। तो ये आपको ध्यान रखना है कि जितने भी गैसियस पार्टिकल हैं उसमें एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला जो लगता है वो F/2kT होता है, जहां पे F क्या होता है, तो F होता है डिग्री ऑफ फ्रीडम। और अब जो नेक्स्ट टॉपिक इसमें हम देखेंगे वो नेक्स्ट टॉपिक हमको ये देखना है, क्या? एवरेज काइनेटिक एनर्जी ही देखना है हमको, ठीक है। तो ये कुछ अजम्पशन है, ये अजम्पशंस आपको ध्यान रखना है और डेफिनेटली इन पे क्वेश्चंस बनते हैं, क्वेश्चंस बनते तो इन क्वेश्चंस का आपको जवाब देना है और इजीली इजी क्वेश्चन आएंगे, कोई दिक्कत नहीं। चलिए देखते हैं, ये देखिए क्वेश्चन ये आपके सामने है। देखिए क्वेश्चन क्या है, तो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर है, ये रहा, ठीक है। रीड कर रहा हूं मैं। काइनेटिक थ्योरी ऑफ एन आइडियल गैस इज बेस्ड अपॉन द फॉलोइंग assumption। चलिए पहला assumption क्या है, देखिए, गैसेस आर मेड अप ऑफ मॉलिक्यूल विथ नेग्लिजिबल वॉल्यूम। हमने पढ़ा था ना कि गैसियस पार्टिकल का जो वॉल्यूम होता है वो कंटेनर के कंपेयर में क्या होता है, नेग्लिजिबल। दैट मींस ये वाला assumption तो बिल्कुल सही है, तो ए क्या हो जाएगा, ए करेक्ट हो जाएगा। चलिए बी की बात करते हैं। द गैसियस मॉलिक्यूल डू नॉट पजेस काइनेटिक एनर्जी। भैया ये तो गलत हो गया, अभी लास्ट पॉइंट हमने क्या पढ़ा था, काइनेटिक एनर्जी होती है, ठीक है। काइनेटिक एवरेज काइनेटिक है ना, एवरेज काइनेटिक एनर्जी हमने क्या पढ़ी थी, F/2kT, ये पढ़ा था हमने, मतलब कि टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होती है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए अब आगे की बात करते हैं। इसका मतलब ये जो यहाँ पे हमने ये जो सेकंड बात बोली, ये सेकंड बात जो है वो रॉन्ग हो जाएगी, क्योंकि एवरेज काइनेटिक एनर्जी तो मॉलिक्यूल पोजेस करते हैं, ये बोल रहा पोजेस नहीं करते हैं, ये गलत हो जाएगा। द मॉलिक्यूल आर इन कांस्टेंट रैंडम मोशन। मैंने आपको क्या बोला था कि ग्रेविटी का कोई इफेक्ट नहीं होता है, मतलब कि एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है तो उसी डायरेक्शन में जाएगा। मान लो उसने किसी दूसरे एटम से हीट किया तो हीट करने के बाद में कहीं और चला जाएगा, फिर वो किसी और एटम से हीट करेगा, फिर वो किसी और, मतलब कि मॉलिक्यूल है बेसिकली, तो मॉलिक्यूल एक दूसरे से रैंडमली हीट करते रहते हैं और कॉन्स्टेंटली मोशन करते रहते हैं, ठीक है। दैट मीन्स ये हुआ कि ये जो नेक्स्ट पॉइंट है ये भी क्या हो जाएगा, ये भी करेक्ट हो जाएगा। इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन आर नेग्लिजिबल। बिल्कुल हमने पढ़ा अभी, इंटरमोलिकुलर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन नेग्लिजिबल होता है, इसीलिए फुल फोर्स के साथ में ये वॉल पे प्रेशर एग्जर्ट करता है। मतलब कि आंसर क्या क्या हो जाएंगे, ए करेक्ट हो जाएगा, सी करेक्ट हो जाएगा और डी करेक्ट हो जाएगा, ये आंसर हो जाएगा। चलिए अब आते हैं नेक्स्ट काइनेटिक एनर्जी पे। तो नेक्स्ट टॉपिक है जो हमको आज देखना है वो है एवरेज काइनेटिक एनर्जी, ठीक है। चलिए एवरेज काइनेटिक एनर्जी क्या होता है, तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी का फॉर्मूला होता है F/2kT। अभी हमने बता ही दिया। K क्या है, तो K यहाँ पे बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, बोल्ट्जमान कांस्टेंट, ठीक है। टी क्या है, टी है वो टेम्परेचर है और किसमें है, इन केल्विन, ठीक है। टेम्परेचर है और केल्विन में है, ये केल्विन में टेम्परेचर है, ठीक है। अब देखिए इसमें भी क्या होगा, एवरेज काइनेटिक एनर्जी के अंदर भी हमें काइनेटिक एनर्जी के लिए कुछ डिग्री ऑफ फ्रीडम डिसाइड करने होते हैं। ये एफ का मतलब डिग्री ऑफ फ्रीडम। अब डिग्री ऑफ फ्रीडम क्या है, तो देखिए मान लीजिए ये कोई एक लीनियर मॉलिक्यूल है, तो इस लीनियर मॉलिक्यूल के साथ में
कितने मोशन हो सकते हैं, क्या क्या कर सकता है। देखिए देखिए ये ट्रांसलेशन कर सकता है, तो ये एक्स डायरेक्शन में ट्रांसलेट हो सकता है, ये वाई एक्सिस पे वाई डायरेक्शन में हो सकता है, और ये जेड डायरेक्शन में ट्रांसलेट कर सकता है। ठीक है, ठीक है, ट्रांसलेटरी मोशन हो सकता है इसमें। दूसरा, इसमें रोटेशन भी हो सकता है। रोटेशन ये अपनी या तो इस तरह से रोटेशन करे, या फिर मान लो आपने दूसरा रोटेशन क्या कर दिया, इस एक्सिस को मान लिया, तो इस एक्सिस के लोग यहाँ रोटेशन करें। तो रोटेशन के साथ में भी एनर्जी एसोसिएटेड है, वाइब्रेशनल ट्रांसलेशन के साथ में भी एनर्जी एसोसिएटेड है। हो सकता है ये एक्स एक्सिस पे ये एक्स हो गया, ये वाई हो गया, ये जेड हो गया। तो एक्स एक्सिस पे मान लो ट्रांसलेशन कर रहा है ना, ट्रांसलेट हो रहा है, मोशन कर रहा है, तो एक्स एक्सिस पे ट्रांसलेशन मोशन हो जाएगा, वाई एक्सिस पे हो जाएगा, और जेड एक्सिस पे। तो इस टाइप से इसके साथ ट्रांसलेशन के अकॉर्डिंग जो एनर्जीज है वो भी इसके अंदर इंक्लूड है। उसके अलावा थोड़ा सा टेम्परेचर अगर ज्यादा ले जाए तो इसके साथ में वाइब्रेशन वाली घटना भी होती है, वाइब्रेशन। वाइब्रेशन इसका मतलब बेसिकली यहाँ पे कितने डिग्री ऑफ फ्रीडम को एक्सप्लेन करने के लिए तीन तरह के मोशन होते हैं यहाँ पे। ट्रांसलेशन मोशन, ट्रांसलेशन का डिग्री ऑफ फ्रीडम है, रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल, और एक होता है वाइब्रेशनल। जनरली वाइब्रेशनल को हम देखते नहीं क्योंकि थोड़ा सा हाई टेम्परेचर पे देखने को मिलता है आपको। हम किसकी बात कर रहे हैं, ट्रांसलेशन मोशन की और रोटेशनल की ही मेनली हम बात करते हैं। ठीक है, अब देखिए कोई भी पार्टिकल हो, चाहे वो लीनियर हो, चाहे वो एक सिंपल ऐसा स्फेरिकल शेप का हो, या मान लो कोई मॉलिक्यूल ऐसा लीनियर मॉलिक्यूल है, या मान लो मॉलिक्यूल केवल एक स्फेरिकल, हीलियम, जैसे हीलियम है, हीलियम एक स्फेरिकल मॉलिक्यूल की तरह, या मान लो H2 है तो H2 लीनियर है, या मान लो CO2 है तो CO2 में बीच में कार्बन है, और यहाँ सराउंडिंग में ऑक्सीजन, इस तरह से ऐसे लगे होते हैं ना, ये बीच में कार्बन, ये ऑक्सीजन, ये ऑक्सीजन है ना, या फिर वाटर हो या फिर वाटर। देखिए कोई भी एग्जांपल होगा ना बच्चों, उसमें ट्रांसलेशन मोशन तो हमेशा ही रहेगा, मतलब कि ट्रांसलेशन के तीन मोशन हो सकते हैं, या तो एक्स एक्सिस में हो सकता है, या वाई में हो सकता है, या जेड में। तो 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएंगी, है ना। तो फ्रीली कितनी डायरेक्शन में कितने एक्सिस पे मूव कर सकता है, एक्स वाई जेड 3। रोटेशनल की बात करें तो रोटेशनल के लिए कैसे करेंगे, देखिए डायटोमिक के, देखिए अगर सिंपल स्फेरिकल है तो स्फेरिकल में तो रोटेशनल की बात करेंगे नहीं, क्योंकि यहाँ पे मोमेंट ऑफ इनर्शिया होता ही नहीं है, जीरो। तो यहाँ पे बेसिकली रोटेशनल एनर्जी की बात नहीं होती। ठीक है, इसका डिग्री ऑफ फ्रीडम जो है वो स्फेरिकल एटम के लिए, मोनो एटमिक पार्टिकल जो होते हैं, मोनो एटमिक मतलब जिनके पास में एक ही एटम है, वैसे मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम, रोटेशनल का डिग्री ऑफ फ्रीडम 0 होता है। लेकिन डायटोमिक मॉलिक्यूल अगर है, ये एक एटम, ये दूसरा एटम, ठीक है, डायटोमिक मॉलिक्यूल है, तो इसमें अपनी एक्सिस के अलोंग, ये जिस एक्सिस के अलोंग ये मॉलिक्यूल है, वहां तो डिग्री ऑफ रोटेशन नहीं आएगा, लेकिन ये दूसरा जो ये वाला एक्सिस है इसके अलोंग आएगा, और एक इस एक्सिस के अलोंग डिग्री ऑफ रोटेशन आएगा। मतलब कि डिग्री ऑफ फ्रीडम जो बनेगी वो यहाँ पे 2 बनेगी, 3 ना होकर के 2 बनेगी। क्योंकि देखो ऐसे समझो, ये पेन है, ये लीनियर मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब लीनियर मॉलिक्यूल को मैं इस तरह से रोटेट करूंगा तो भैया यहाँ तो इनर्शिया जनरेट नहीं होगा, ठीक है। लेकिन ये अगर इस तरह से रोटेट करेगा, इस तरह से, ठीक है, इस तरह से रोटेट करेगा तो इनर्शिया जनरेट होगा, है ना। या फिर मान लो ये इस तरह से रोटेट कर रहा है तब भी इनर्शिया जनरेट हो रहा है, तो ऐसा रोटेट करोगे तब भी इनर्शिया जनरेट होगा, ऊपर की तरफ रोटेट करोगे तब भी इनर्शिया जनरेट होगा। लेकिन अगर ये अपनी एक्सिस पे ऐसे रोटेट करेगा तो इनर्शिया जनरेट नहीं होगा। मतलब कि बेसिकली 2 डिग्री ऑफ फ्रीडम ही यहाँ पे अवेलेबल होती है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे 2 गया। और वाइब्रेशनल की मैंने आपको क्या बोला, जनरली हम बात नहीं करते, थोड़ा सा टेम्परेचर हाई होता है, हाई टेम्परेचर पे वाइब्रेशनल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम की बात करते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे अगर मोनो एटॉमिक मॉलिक्यूल है तो 3 हो जाएगा डिग्री ऑफ फ्रीडम, और डायटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल है तो डिग्री ऑफ फ्रीडम आपका कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। सॉरी, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2 तो रोटेशनल का हो जाएगा, और 3 जो है ट्रांसलेशन का। मतलब टोटल कितना हो जाएगा डायटोमिक लीनियर के लिए, टोटल 5 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो जाएगा, है ना। चलिए तो अब इस पे क्वेश्चन देखते हैं किस तरह के आते हैं, ठीक है। चलिए तो चलिए देखिए क्वेश्चन क्या है। तो क्वेश्चन की बात करें तो अकॉर्डिंग टू काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस, एवरेज काइनेटिक एनर्जी ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल इज एन, ठीक है,
इज एन आइडियल इन एन आइडियल गैस डिपेंड्स अपॉन, चलो तो बताओ काइनेटिक एनर्जी आप क्या लिखते हो, 1/2 या F/2 kT लिखते हो आप, F/2 kT, ठीक है भैया। अब F तो क्या है, डिग्री ऑफ फ्रीडम है, K क्या, बोल्ट्जमान कांस्टेंट है, और T क्या है, टेम्परेचर इन केल्विन। तो बेसिकली ये आइडियल गैस में डायटोमिक एटॉमिक मॉलिक्यूल का जो एवरेज एनर्जी है, और इस फॉर्मूले को आप थोड़ा और आगे भी ले जा सकते हो। अभी मैंने आपको क्या बताया, डायटोमिक मॉलिक्यूल के लिए डिग्री ऑफ फ्रीडम कितना हो जाएगा, तो डायटोमिक अगर लीनियर मॉलिक्यूल है तो आप क्या लिखेंगे, लीनियर के लिए ट्रांसलेशन 3 और रोटेशनल में 2, मतलब कि 5/2 kT हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से आप डायटोमिक के अंदर बात कर सकते हैं। डायटोमिक नॉन लीनियर है, जैसे मान लो वाटर। अब नॉन लीनियर में बच्चों रोटेशनल के भी 3 हो जाएंगे, रोटेशनल के 3 कैसे हो जाएंगे, तो देखो नॉन लीनियर है तो ऐसा शेप है, ऐसा वी शेप है, पानी का वी शेप, तो ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है, ऊपर नीचे इस तरह भी रोटेट कर सकता है, ये ऐसे भी रोटेट कर सकता है, इस तरह भी, और ये बचा हुआ कैसे है ना, ये अपनी एक्सिस पे भी रोटेट कर सकता है, ये ऊपर की तरफ भी रोटेट कर सकता है, मतलब कि तीनों एक्सिस पे, ये एक्स एक्सिस पे भी रोटेट कर सकता है, ये वाई एक्सिस के अलोंग भी कर सकता है ना, और ये जेड एक्सिस के अलोंग ऐसे भी कर सकता है, ठीक है। तो इसका मतलब यहाँ पे रोटेशनल डिग्री ऑफ फ्रीडम इस वाटर के अंदर कितने हो जाएंगे, F/3 हो जाएंगे। तो F/3 रोटेशनल में हो गए, और ट्रांसलेशन के तो 3 होते ही है, मतलब टोटल कितने हो गए, टोटल यहाँ पे 6 डिग्री ऑफ फ्रीडम हो गए, ठीक है। तो यहाँ पे आप 6/2 kT लिख सकते हो, बट हमको इतना डिटेल में जाना नहीं इस क्वेश्चन में, हमें सिंपल यहाँ पे टेम्परेचर के अकॉर्डिंग हमें आंसर बताना है कि बिल्कुल ये टेम्परेचर पे डिपेंडेंट होता है और किसी अदर चीज पे डिपेंडेंट नहीं है, मास से कोई मतलब नहीं इसको, बॉन्ड लेंथ से कोई मतलब नहीं है ना, जस्ट टेम्परेचर। चल नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये रहा नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए ये क्या है, एवरेज एनर्जी ऑफ डायटोमिक गैसियस मॉलिक्यूल एट टेम्परेचर T इज 5/2 kT। इसका मतलब आप समझ जाओ डायटोमिक लीनियर मॉलिक्यूल की बात कर रहा है, ठीक है। तो आप यहाँ पे लिख सकते हो एवरेज एनर्जी ऑफ दिस मॉलिक्यूल पर डिग्री ऑफ फ्रीडम। यार सीधी सी बात है, ट्रांसलेशन के अंदर एक्स एक्सिस पे ट्रांसलेशन हो रहा है, वाई पे हो रहा है और जेड पे हो रहा है, तो सीधी सी बात है डिग्री ऑफ फ्रीडम हमने क्या बताया था, हमने अभी डिग्री ऑफ फ्रीडम 3 बताया था, और 3 डिग्री ऑफ फ्रीडम के हिसाब से कितना हो जाएगा, F/2 kT, मतलब कि F की जगह 3 आ जाएगा, तो 3/2 kT हो जाएगा। चलिए इसका मतलब H एक्सिस के लिए कितना हो जाएगा, 1/2, शेयर कितना हो जाएगा, 1/2 1/2 1/2, मतलब कि आंसर कितना आ जाएगा, 1/2 kT। तो H डिग्री ऑफ फ्रीडम के लिए कितना हो जाएगा, 1/2 kT। के मतलब कि बोल्ट्जमान कांस्टेंट, तो यहाँ ऑप्शन में के भी लिखा हुआ है, मतलब कि यहाँ पे ये आंसर बन जाएगा ए, ठीक है। चलिए तो ये क्वेश्चंस थे, क्वेश्चंस देखे हमने, 2 तरह के टॉपिक देखे, एक तो एवरेज काइनेटिक एनर्जी, बेसिकली एवरेज काइनेटिक एनर्जी सेपरेट टॉपिक नहीं है, वो केटीजी का ही एक पार्ट है, बट हमने उसको एक अलग बना करके देख लिया, क्वेश्चन उस पे आ सकते हैं, 2 क्वेश्चन देखने को मिले हमको, है ना। चलिए तो बच्चों ये आपका आज का रिविजन टॉपिक था, ठीक है। चलिए अगर आप इंडिया का बेस्ट स्टडी मटेरियल परचेस करना चाहते हैं तो आप एडंकल से परचेस कर सकते हैं, किसके लिए, फॉर IIT JEM CSIR नेट UGC के लिए। और अगर किसी तरह की कोई क्वेरी या डाउट है तो आप हमारी ऐप पे जा करके उस पर 250+ ट्यूटर अवेलेबल है, उनमें से कहीं भी आप किसी से भी डाउट पूछ सकते हैं, आपको डेफिनेटली आपका सोल्यूशन मिल जाएंगे, ठीक है। चलिए तो मिलते हैं अब अगले लेक्चर में नए वीडियो के साथ में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर और बेस्ट ऑफ लक।